नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास। बिंदास में हम आज आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। आज हमारा राष्ट्रीय कन्या दिवस है और राष्ट्रीय कन्या दिवस के मौके पर कन्याओं के बारे में बातचीत का सर्वोत्तम समय है। वैसे तो हिंदुस्तान में 24 घंटे हम कन्या को, महिलाओं को, हमारे नारी शक्ति को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। लाखों सालों से आई इस परंपरा में खंडन तब हुआ जब इस देश में विदेशी आक्रांताएं आए, जिनके यहाँ पर महिलाओं को केवल भोग की और उपभोग की वस्तु के तौर पर ही देखा गया था। फिर वो मुगल आए हो या उसके बाद भी यूरोप और पश्चिम से आए अन्य ना क्यों भी ना हो, जिसमें खास करके ब्रिटेन और आधुनिक युग में आजादी के बाद आए विचार में नारी के प्रति वो सम्मान नहीं रहा जो हमारे यहाँ पर हजारों सालों से होता आ रहा है। आज के इस पुण्य पावन दिवस के बहाने हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमारी बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ कैसे सार्थक होगा। पहले मुद्दा, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, सामाजिक रूप से भी आधुनिक होने का दिखावा करते हैं। बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या जीजाबाई, सभी ने महिला के रूप में अपना लोहा मनवाया। हमारा समाज भी कन्याओं को पूजनीय सरस्वती और लक्ष्मी का रूप मानता है। कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। जी हाँ, हमारा समाज ऐसा ही है कन्याओं के प्रति। मगर हमारे अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर कन्याओं की कोख में ही हत्या कर रहे हैं। हर रोज देश में करीब 2000 बच्चियां कोख में ही मार दी जाती हैं। देश में महिला और पुरुष अनुपात बिगड़ गया है। हरियाणा में बच्चियां सबसे कम जन्म ले रही हैं। वैसे सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम हरियाणा में रंग लाती दिख रही है। हरियाणा में बेटियों को आगे बढ़ाने और जन्म देने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में देखना यह है, क्या हम समाज की आधी आबादी के लिए जागरूक हैं? क्या बच्चियां सृष्टि को बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है? क्या सिर्फ बेटे ही वंश और सृष्टि को बढ़ावा देने वाले होते हैं? क्या सिर्फ बेटा ही माँ बाप का नाम रोशन करते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बेटी नहीं होगी तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। बेटों के लिए बहुएं नहीं आएंगी तो कैसे समाज का निर्माण होगा? वैसे आज कितनी ही बेटियां हैं जिन्होंने न सिर्फ माँ बाप का नाम रोशन किया बल्कि देश का भी नाम रोशन किया। वैसे एक कहावत है, हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन हम उसी महिला को कोख में मार रहे हैं जो सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली है, कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, तो कभी बहन के रूप में। ये वो रिश्ते हैं जिनसे आज भी हमारा समाज मजबूत बना हुआ है, मगर हम इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। हम अपनी बेटियों को संसार में आने से पहले ही मार रहे हैं। कुछ परिवारों में कन्या के जन्म पर खुशी होने के बजाय मातम होता है। ऐसे में हम जाने अनजाने में कितनी ही माताओं की गोद सूनी कर रहे हैं। कोख में कन्या की हत्या के लिए न सिर्फ माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, बल्कि वो डॉक्टर भी उतना ही जिम्मेदार होता है जो मौत को अंजाम देता है। ऐसे लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर करके कड़ी कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं की जाएगी, तब तक हमारे समाज में कन्याएं अभिशाप बनी रहेंगी। हमें इस अभिशाप को खत्म करना है। कन्याओं को जन्म लेने देना है, जिससे समाज और सृष्टि का सही सामंजस्य बना रहे। हमारे साथ इंदु बाला शर्मा जी है जो अनंत फाउंडेशन की एनजीओ की अध्यक्षा है। उनके पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। हम सब मिलकर अगले 1 घंटे तक इस पर चिंतन मनन करेंगे और प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान के सामने और लोगों के मन में एक प्रेरणा जगाई जाए कि वो हमारे लाखों साल की परंपरा और नारी के सम्मान पर दोबारा लौट आए। हमारे साथ इंदु जी हैं। इंदु जी, आप आज के दिन को किस रूप में देखती हैं? सुरेश जी, मैं आज के इस दिन को आने वाले नव वर्ष भारत के जो हमारा भविष्य है उसके लिए एक बहुत ही सुनहरे दिन के भविष्य में देखती हूँ, क्योंकि आज हमारी गवर्नमेंट ने जो ये दिन निश्चित किया है, जिस तरीके से इस दिन को बनाया है, ये उसके धन्यवाद के अभाव धन्यवाद मैं उनको देती हूँ कि ये दिन बहुत ही ज़रूरी है हमारी मानसिकता को, हमारे देश की मानसिकता को ऊपर ले जाने के लिए। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। चलिए, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर जी। बोलिए। सर जी, इतना है कि एक बार गौतम जी आए थे आपके पास किसी टीवी चैनल पे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ मंदिरों में माताएं अलाउ नहीं की थी।
कि माताओं का जाना निषेध है। नहीं, वो किन 5 दिनों में माताएं होती है, उन माताओं के बगैर वो पैदा हो सकते हैं क्या? जिसे अछूत कहा है। और चलिए, उन्हीं दिनों धन्यवाद। में मैं चाहूंगा कि हम, ये एक अलग विषय है, ये केवल एक कॉल के आपने बोला और मैंने जवाब दिया, इतना साधारण नहीं है। हमारे यहाँ की कोई भी परंपरा ऐसी ही नहीं रखी गई है। उसकी तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण इस तरीके से रिबेल्स या विद्रोही बनाया गया है कि आप ऐसे सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है कि इसको समझ लेने की जरूरत है। हम शनि देव के मंदिर में, खास करके जो कॉलर ने बात कही उससे संबंधित ये बात है, हम इसको लेकर एक अलग प्रोग्राम करेंगे, तभी कोई राय बनाएंगे, अधूरी राय अब नहीं बनाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। अभी आज बोलिए। बिंदास बोल इसमें आ रहा है बेटी बचाओ, इसी के अंतर्गत जोधपुर जिले में आज एक जो है चारण समाज की लड़की थी रितु कंवर, उसको उसके ससुराल पक्ष वालों ने आज जला के मार दिया। 9 तारीख को उसको जलाया गया था, आज उसकी डेथ हो गई। लेकिन अभी तक उसके जो है ससुराल से सिर्फ उसका पति गिरफ्तार हुआ है और कोई नहीं हुआ है। और तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है बिल्कुल देश भर में हो रहे ऐसी जो हत्या है। हमने पेट में कितनी लड़कियों को मारा आप जानते हैं? हमारी देश की जो आबादी है 125 करोड़, इसका 1%, 1.25 करोड़ लड़कियों को हमने पिछले 25 सालों में पेट में ही मार दिया है। हम वैसे तो चींटी मारने का भी विरोध करने वाले और उसका निषेध मानने वाले लोग अपने ही बेटी को अपने पत्नी के पेट में मारकर कैसे दुनिया के सामने सीना तान कर चल सकते हैं? दुनिया को भले ही आप उल्लू बनाओ या उनको गलत समझाओ या ना दिखाओ, लेकिन ऊपर वाला और ईश्वर तो देख रहा है। उसको जवाब देने के लिए आपके पास क्या तर्क है? सरकार ने इस विषय पर क्या क्या प्रयास किए, इस पर भी नजर डालते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए गर्भ धारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन को रोकने और प्रसव पूर्व निदान तकनीक को नियमित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कानून लिंग चयन पर कानून 1994 में लागू किया। इसमें 2003 में संशोधन किया गया। सरकार इस कानून को प्रभावकारी तरीके से लागू करने में तेजी लाई और उसने विभिन्न नियमों में संशोधन किए, जिसमें गैर पंजीकृत मशीनों को सील करने और उन्हें जब्त करने, साथ ही गैर पंजीकृत क्लिनिकों को दंडित करने के लिए प्रावधान शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों से आग्रह किया गया है कि वो अधिनियम को मजबूती से कार्यान्वित करें और गैर तरीके से लिंग का पता लगाने के तरीके रोकने के लिए कदम उठाएं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वो लिंग अनुपात की प्रवृत्ति को उलट दें और शिक्षा और अधिकारिता पर जोर देकर बालिकाओं की अनदेखी की प्रवृत्ति पर रोक लगाएं। पीएनडीटी कानून के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी बोर्ड का गठन किया गया और इसकी नियमित बैठकें कराई जा रही हैं। वेबसाइटों पर लिंग चयन के विज्ञापन रोकने के लिए ये मामला संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया और अल्ट्रासाउंड निदान सुविधाओं के निरीक्षण में तेजी लाई गई। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में निगरानी का कार्य किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कानून के कार्यान्वयन के लिए सरकार सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे रही है। राज्यों को सलाह दी गई है कि इसके कारणों का पता लगाने के लिए कम लिंग अनुपात वाले जिलों, ब्लॉकों और गांवों पर विशेष ध्यान दें। उपयुक्त व्यवहार परिवर्तन संपर्क अभियान तैयार करें और पीएनडीटी कानून के प्रावधानों को प्रभावकारी तरीके से लागू करें। धार्मिक नेता और महिलाएं लिंग अनुपात और लड़कियों के साथ भेदभाव के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शामिल हों। सरकार ने केवल कानून नहीं बनाए, बल्कि उसको लोगों तक जागरूकता के लिए सरकारी विज्ञापन देकर हजारों करोड़ का भी खर्चा किया, जिससे कि लोगों के दिमाग में भी ये बात बिठाई जाए कि बेटी के प्रति उनके कर्तव्य क्या है और डर भी बिठाया जाए। सब ठीक है? डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना? मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना। देखिए आप पेमेंट की चिंता मत करिए। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की।
ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। इंदु जी, ये देखा गया है कि ज्यादातर महिला ही महिलाओं को मारने में ज्यादा जिम्मेवार होती है, ऐसा क्यों? जी सुरेश जी, आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। महिला ही महिला को मारने में ज़्यादा सहयोग करती है, लेकिन अगर इसके पीछे देखा जाए तो वो उस महिला की मनोवृत्ति नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में खुद ही इनसिक्योर होती है। अगर मान लीजिए एक सास या एक नंद, अगर आज उस नंद को कहीं वो एयर पायलट बनी हुई होती, कहीं वो डॉक्टर बनी हुई होती, या हमारी सास को हम उसी के समाज में उसी के वक्त में उचित स्थान मान मर्यादा मिली हुई होती, तो वो शायद अपने आने वाली पोती या पोते के साथ ऐसा नहीं करती। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हम भुगत बैठे, जो हमने झेल लिया, हम चाहते हैं कि हमसे आगे वाली जो पीढ़ी है वो उस चीज़ को भी भुगते। अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन हम अपने समाज को 3 तरीकों से सुधार सकते हैं, एक पनिशमेंट, एक रिवॉर्ड और एक मनोवृत्ति, ताकि हम सबसे पहली बात हम ये मान के चले कि आज अगर हमारी सास ये कहती है कि मैंने बेटा ये झेला था, तू ये नहीं झेलेगी, तो उसकी बहू आगे बढ़ती है। और बहू की बेटी ये कहती है कि मैं अपनी सास की वजह से आज यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं आज अपनी सास की इज्जत करती हूँ, तो बेटा मेरी पोती भी ये बनेगी। तो सबसे बड़ी बात जो है इस देश में ना कि आर्थिक संकट की है, ना शारीरिक की है, ना यौन शोषण की है, सबसे बड़ी बात है हमारी स्त्रियों की आपस की मनोवृत्ति। और उसके पीछे ये है कि अगर हम इसी से बाहर निकलना पड़ेगा। वो निकलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, हमको एक सुझाव देना थी। हाँ हाँ, कि भारत सरकार अगर चाहे तो ये काम कर सकती है। हाँ, कोई ऑफर ऐसा थे कि जिससे बेटियों को बस बचाया जा सके। मतलब अब अपनी खुद की बेटी बचाने के लिए भी हमको ऑफर की जरूरत है? नहीं, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी समाज की बात कर रहा हूँ। अपनी मतलब मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं भी समाज को उद्देश्य करे बात कह रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। बात पूरी रखे, ऐसा हम चाहेंगे दर्शकों से। आपने अच्छा, मतलब ये सुझाव बुरा नहीं है, लेकिन हम इसको, समाज इसको गलत तरीके से लेता है। ये आज महिलाओं के प्रति हमने कितने प्रयास किए, विभिन्न प्रयासों में लोगों ने कोई ना कोई रास्ता निकाला है। जब कोई कानून लाए तो उसका भी कोई रास्ता है, अगर कानून हित में लाए तो अहित में करने की व्यवस्था है। तमाम योजनाओं के द्वारा भी पैसा देने की बात हुई कई राज्यों में, साइकिल से लेके स्कूटी देने तक। तो कई राज्यों में एजुकेशन, अब तो बेटी का एजुकेशन करीब करीब देश के सारे राज्यों में मुफ्त है, और उसके बावजूद भी हम और अपेक्षा क्यों करें? अगले कॉलर। जय हिंद, मैं बोलूं? बोलिए। हाँ, ये इसलिए हुआ है कि हमारे जो पूंजीवाद व्यवस्था है और ये जो मन्नू व्यवस्था है, ये इसके कारण हो रहा है। हाँ सुनिए, मन्नू व्यवस्था के अंदर में ऊंची कौम के आदमी, ब्राह्मण लोग नीच कौम की लड़कियों के संग बलात्कार करेंगे तो उनका कुछ नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हम ऐसे दुष्प्रचार का हिस्सा ना बने। धन्यवाद। मनुस्मृति में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, और मैं उसका अधूरा समर्थन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हम ऐसी दुष्प्रचार की बातों से ही अपने बेटियों के प्रति अपने नजरिया बदलने के लिए कारण रहे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सूरज जी। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं सर, मेरे पास एक आइडिया था। अगर उस चीज को अगर सर अमल में लाया जाए तो भ्रूण हत्या और बालिका हत्या जो है बिल्कुल कम हो जाएगी। आपका इजाजत हो तो बोलूं? बताइए बताइए। हम ये चाहते हैं सर, जैसे हमारा एक गांव की आबादी 5000 है, 4000 है, उसमें लड़की का शादी होता है, एक लड़की का शादी होता है तो वो 5000 रुपया, 5 लाख 10 लाख खर्चा करते हैं। हम ऐसा क्यों न करें, जो 10 लड़की का शादी का मतलब डेट सेटिंग करके एक ही दिन में उसको कर दें, और थोड़ा सरकार भी सहयोग करे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कई जगह ऑलरेडी हो रहा है। सामुदायिक विवाह की पहल बहुत अच्छी है और कई संस्था ये करे, उनका अभिनंदन होना चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं, इसको भी
आगे बढ़ाया जाए। पिछले दिनों मैंने एक प्रयोग किया था, आपको बताना चाहूँगा। दिल्ली के एक बहुत एनसीआर के बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे अपने शादी का, उनके बेटी के शादी का इनविटेशन दिया। करीब 2 महीने पहले उन्होंने कहा कि ये इनविटेशन तो केवल आपको डेट बुक करने के लिए है, और एक इनविटेशन आएगा और हम बड़े धूमधाम से शादी करना चाहते हैं। मैंने उनको सलाह दी, मैंने कहा कि कम से कम 2000 लोग आपके यहाँ पर जॉब करते होंगे विभिन्न कंपनियों में, आदमी उतना बड़ा था। मैंने कहा क्या 4, 5, 7 ऐसे कोई आपके पास स्टाफ जरूर होगा जिनकी बेटियों की शादी इस साल में या आगे पीछे होने वाली हो। अगर आप उनको यह ऑफर देते हैं कि आपकी बेटी के शादी के साथ ही, जो कि सब कुछ लगने ही वाला है, तो क्यों ना उनकी भी शादियां इसमें की जाए। उन्होंने कहा कि आइडिया तो अच्छी है, मैं घर परिवार में बात करता हूं, और ये बात आगे बढ़ी। सामने वाले ने भी इसमें रुचि दिखाई, लड़के वालों ने, और एक साथ 15 शादियां दिल्ली एनसीआर में ही हुई। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? समाज का जो सक्षम वर्ग है वो अपने शादियों पर इतना बड़ा मोटा खर्चा करता है, क्या अपने यहाँ काम करने वाले या अपने मित्रों की या अपने रिश्तेदारों के घरों में होने वाली शादियों को अगर हम एक साथ करवा कर उसको सामुदायिक विवाह का रूप दे दें, तो भी शादी बड़ी भी होगी, मान सम्मान भी होगा, और बेटी मारने का जो एक बहुत बड़ा कारण है कि शादी पर बड़ा खर्चा होता है, ये भी एक कम हो जाएगा। इंदु जी, क्या ऐसे प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए आपकी संस्था या अन्य कोई प्रयोग कर रहा है? जी हाँ सुरेश जी, जहाँ पे हम रहते हैं या हमारे दिल्ली एनसीआर में ऐसे सामूहिक विवाह बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन मुझे आपका आइडिया सच में ही बहुत ही बेहतरीन लगा, एक उच्च वर्ग के साथ बाकी लोगों को जोड़ना। क्योंकि अक्सर सामूहिक विवाह जो होते हैं वो हम लोग जो करवाते हैं वो एक तबका होता है निम्न स्तर का, उसमें हम सब लोग इकट्ठे मिलकर करवाते हैं। लेकिन हैंड टू हैंड, 1 to 1 एंड 1:1 ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर उपाय रहेगा। और मैं आपको इस बात का अंदेशा देती हूँ और प्रूव करके दिखाऊंगी। आपने जो इस बार एक नई मुहिम मुझे सुनने को मिली, हम जिस तबके से बिलोंग करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा धनाढ्य लोग हैं, हम उनसे कहेंगे वर पक्ष से भी और वधु पक्ष से भी कि आप अपनी बेटी और बेटे को अगर कोई चीज़ गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये गिफ्ट करने के, जितने भी लोग आते हैं उनको, जितने भी लोग गिफ्ट करना चाहते हैं आपको शादियों में, वो आपका जितना भी टोकन ऑफ जो लव अकाउंट है, आप हम एक बॉक्स डालते हैं, उसमें वो सब उसमें अपने टोकन ऑफ लव अकाउंट डालते हैं। उससे हम उसी वक्त बाकी 2 लोगों को साथ में जोड़ के आप उनकी भी शादी उसी में करा दीजिए, और उसी को उसमें डिवाइड करके आप वही टोकन ऑफ लव खर्चा नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसमें कोई अकाउंट वगैरह ज्यादा खर्चा है ही नहीं। ऑलरेडी सब कुछ पैंडल सजा होता है, सब कुछ होता है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके करीबी लोगों का भी आप अगर आप करेंगे तो भी बहुत बड़ा होगा। जो बड़े लोग हैं, जिनके यहाँ पर लोग काम करते हैं, जिनके गरीब रिश्तेदार है, गरीब मित्र है, इनको भी जोड़ा जाए तो एक शादी में 5-10 शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज आपसे वादा करती हूँ, अगली बार जब मैं आपके प्रोग्राम पे आऊंगी और मैं उस वधु और पक्ष के साथ आऊंगी, मैं आपको आज वर्डिंग्स में बोल रही हूँ कि आपका आइडिया एक और कार्यक्रम देख रहे अन्य दर्शक है, देशवासी है, बंधु है, उनको भी आग्रह है कि इस आइडिया को आप प्रमोट करें, फ्लोट करें, लोगों के पास लेके जाए। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों के नाम हमको भेजे, हम उनको चैनल पर भी प्रसिद्धि देंगे, क्योंकि ऐसी आइडिया को लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में लेके जाना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। चौहान साहब को हमारा नमस्कार है। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका सुदर्शन चैनल है, वास्तव में आज के समय का श्री कृष्ण का सुदर्शन चैनल है, जो समाज की समस्त बुराइयों का विनाश करने के लिए यह चैनल चला हुआ है। और बेटी बचाओ का जो यह कार्यक्रम है, इसमें एक बहुत खलने वाली बात है कि जो दहेज प्रथा हमारे समाज के ऊपर है, इसका भी कुछ निदान आपके तरफ से हो, जन जागृति हो, और हम लोग अपने लेवल में तो कर ही रहे हैं। यह एक चर्चा का विषय अवश्य बनाना चाहिए चौहान साहब को। बिल्कुल, धन्यवाद। कारणों में नजर डालते हैं आपके सामने। बेटा बेटी में भेदभाव। कई परिवार आज भी बेटा बेटी में भेदभाव रखते हैं। ऐसे परिवारों में अगर बेटी जन्म लेती है तो वहां खुशियां नहीं मनाई जाती, वहीं बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं। बेटियों को सिर्फ दिखावे के लिए देवी समान सम्मान देना। हम कहते हैं कन्या देवी का रूप होती है। जिस घर में कन्या जन्म लेती है वहां सब कुछ खुशहाल होता है, मगर देखिए हम ही उस कन्या को जन्म लेने से पहले ही मार रहे हैं। बेटियों को परिवार का हिस्सा न मानना। कई परिवारों में ऐसा माना जाता है बेटी तो दूसरे के घर की होती है,
इसीलिए ना तो इन्हें पढ़ाने की जरूरत और ना ही इन्हें आगे बढ़ाने की। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि बेटी दो दो घरों को रोशन करती है। सफल बेटियों से प्रेरणा न लेना। इतिहास गवाह है, बेटियों ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश का नाम रोशन करने तक हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। लेकिन हम उनसे प्रेरणा नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है सिर्फ बेटे ही परिवार को आगे बढ़ाते हैं। धार्मिक अंधविश्वास और आडंबर। कई धर्मों के कट्टरपंथी तो बेटियों को दासी समझते हैं। उनका मानना है कि बेटियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, बेटियों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ बेटों के अधिकार है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। मैं बोलूं? हाँ हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था कि जो आप ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, एक तो ये बहुत, हाँ सर, ये मैं बोलना चाहता था कि जो ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं बहुत अच्छी चीज है। इसमें हम 2 सुझाव आपको देना चाहेंगे जिसके आने वाले सालों में आप अच्छा इसका देख सकते हैं। पहला, जितने भी जगह हम टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, जो लोग जाते हैं, उसको ऑनलाइन कर लिया जाए, ऑफलाइन कोई भी टेस्टिंग ना हो सके, और एक सेंट्रल सर्वर में स्टेट वाइज इसको मॉनिटर करे कि कितने लोगों ने इसका टेस्ट कराया। और दूसरा है कि जितनी भी पढ़ाई के क्षेत्र में है और आगे चल के नौकरियां होती है, उसमें कम से कम 30 से 35% आरक्षण दिया जाए कि लोग आने वाले दिनों में भी बेटी और बेटा में कोई फर्क न महसूस करें। चलिए, धन्यवाद। आपकी जो पहली आइडिया है कि सारे भारत के जितने भी सेंटर है जहां पर लिंग जांच होती है उनको ऑनलाइन किया जाए, किसी भी स्थिति में ऑनलाइन के बगैर ना हो, क्योंकि भारत में सब जगह पर 2G 3G तो कम से कम अवेलेबल है ही, और अगर ऐसा सेंट्रलाइज डाटा अवेलेबल रहेगा तो उस पर काम करना आसान रहेगा। बेटी जीवन में खुशी का लम्हा है, कैसे? कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां हैं, है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी बेटा, बोलिए। ये मेरी सर मैम से रिक्वेस्ट है, ये जो सास और नंद का कह रही है ना, ये रिश्ते बहुत कीमती हैं, तो कृपया सास और नंद का रिश्ता ना बदनाम कीजिए, क्योंकि आज हर सास और नंद की दुआएं होती हैं हर बेटे और भाई के साथ, क्योंकि वैसे हमारे सीमित परिवार हो चुके हैं। तो इन नाम से रिक्वेस्ट है मेरी कि सास और नंद का रिश्ता बदनाम ना करें। कौन कर रहा है बदनाम? जो ये मैम बैठी है इंदु वाला शर्मा, अभी ये सिर्फ सास और नंद को टारगेट कर रही थी भ्रूण हत्या के मामले में। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, रिश्ते बहुत कीमती है ये, इसलिए कृपया इन रिश्तों को बदनाम करके ये ना करें, क्योंकि बोलिए। जी मैम, अगर आपको मेरी भावनाओं से या मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूं, लेकिन मैं ये चाहती हूं, एक औरत ही औरत को जन्म दे सकते हैं, एक आदमी कभी भी औरत को जन्म नहीं दे सकता है। तो आप मान के, मैं आपकी भावनाओं, हाँ जी तो ये है ना कि जब बहू के बच्चा होगा तो सास और नंद ही करती है। जी मैम, I would like to go in front of you for your feelings, but मैं आपको बिल्कुल सेंटेंस से कहती हूँ मैम कि आप अगर एक औरत जम के अटक जाए कि मुझे ये भ्रूण हत्या करवानी ही नहीं है, इस बच्चे को मुझे लेकर आना ही है इस धरती पे, और उसके साथ उसके बाकी परिवार की सदस्य खड़ी हो जाए, तो किसी भी आदमी जात की कोई औकात नहीं है कि वो उसको भ्रूण हत्या पे कह दे कि नहीं जी हमें बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। आप और मैं एक सभ्य समाज से हैं मैम, जब आप धरातल पे उतरेंगे और जाके देखेंगी ना, आपकी हिम्मत नहीं हो सकती है। आप धरातल पे, मैं मान, हो सकता है कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है,
लेकिन आप धरातल पे उतर के आइए। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है मंदिर में दूध में। आज मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दिखा देती हूँ। आज के जीवन में भी ये होता है कि मंदिर में, क्योंकि भगवान से अर्पित आई हुई है लड़की है, दूध है, हम दूध में नहला देते हैं उसको, क्योंकि दूध से नहला दिया इसलिए हमारी बच्ची जो है हमने उसको सुसाइड अटैक करवा दिया कि भी भगवान के पास चली गई है। आप पर्सनली मेरा फोन नंबर ले लीजिए, मैं आपको उस राज्य में ले चलूंगी, मैं आपके सबसे बात कराऊंगी, वहाँ पूरा बात नहीं इंदु जी, उनकी भावना उन लोगों के प्रति है जो सचमुच में अच्छे रिश्ते मेंटेन करते हैं, संभालते हैं। ऐसे दो लोग देश में हैं, इसीलिए तो समाज चल रहा है। हम उनको दोष नहीं दे रहे हैं या आप भी नहीं दे रहे, लेकिन ऐसे जो गलत लोग हैं उसके कारण पूरा समाज बदनाम ना हो, ये भी देखना जरूरी है। कोक से बोल रही बेटी की आवाज सुनते सुनते छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत आएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आज हम बात करें हमारे अपने बारे में, समाज के बारे में। हम व्यक्तिगत तौर पर पूरा समाज, ये राष्ट्र सामाजिक जीवन, हमारे समाज का 50% हिस्सा, जो कि अनुपात में अब 50% नहीं है, और इस विषमता के कारण कई सामाजिक बुराइयां भी शुरू हो रही है। उस बुराइयों का भुगतान भी हम कई दुखों के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधरने की स्थिति में नहीं है। खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर तो इसका अनुपात इतना विपरीत है कि 750 बेटियां और 1000 बेटे। कैसे शादी के लिए बेटियां मिलेगी और नहीं मिलती तो क्या क्या हो रहा है, उसके दुष्परिणाम हम समाज में देख रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैं साधना डागर फरीदाबाद से बोल रही हूँ। हाँ, दरअसल हमारे भारतवर्ष में आरंभ में बेटी को देवी ही समझा जाता था, परंतु दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने बेटी को माँ बाप के लिए बोझ बना दिया। जिनका सामर्थ्य नहीं होता उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता था। अब इसे मॉडर्न ट्रेंड समझ लिया है, बस एक बेटी ही काफी है। परंतु उस बेटे को रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहारों का मतलब समझाने के लिए बेटी भी चाहिए। आज के टाइम में हमें ये सबको जागरूक करना होगा। आज बेटी वो कर सकती है जो एक बेटा नहीं कर सकता। आज के समय में बेटा अलग हो जाता है, लेकिन बेटी ही अपने माँ बाप का सहारा बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बेटी है तो कल है। इसमें एक विज्ञापन देखते हैं। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, माँ, बेटियां सौभाग्य की परछाइयां हैं, जिंदगी की धूप में अमराइयां हैं। जब परिंदों की तरह घर में चहकती हैं, दूर हो जाती सभी तन्हाइयां हैं। माँ, बहन, बेटी, बहू, हर रूप में ये चूमती आकाश की ऊंचाइयां हैं। मारिए मत, देख इनको भ्रूण में ही, ये बेटियां ही सृष्टि की सच्चाइयां हैं। बेटी है तो कल है। और कल कैसे आएगा अगर बेटी नहीं रहेगी? सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, यही समस्या है। कॉलर, जय हिंद। हेलो। हाँ, जय हिंद। बोलिए। बोलूं? देखिए, हाँ। कन्या भ्रूण हत्या वास्तव में कहाँ से शुरू हुई, इस पर देश कभी भी, हेलो, बोलते रहिए। कन्या भ्रूण हत्या कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इस पर सारा देश जो है नहीं सोच रहा है। ये कन्या भ्रूण हत्या बड़े बड़े कंपनी के मालिकों ने, राजनेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने कराई। कारण दहेज प्रथा।
दहेज प्रथा के कारण मध्यम वर्गीय समाज इतना भार अफोर्ड नहीं कर सका। आज जब तक आज सादगी ले आओ, ब्याह शादियों में दहेज प्रथा बंद करवा दो, कन्या भ्रूण हत्या ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जहाँ 1-1 करोड़ 2-2 4-4 करोड़ रुपया खर्च करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, राजनेताओं के यहाँ शादी होती है कन्या की, 10 करोड़ रुपया बच जाता है, इतना कन्यादान आता है और दूल्हा दान तक आता है। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि किसी वृक्ष के ऊपर पानी न डालो, उसकी जड़ में पानी दो। यानी इस अच्छा सुझाव है, लेकिन मैं आपके सवाल का परिपूर्ण जवाब देता हूं, क्योंकि आपने पूछा था कि लड़कियों के प्रति हमारा ये नजरिया कब से बदला है। इस देश में नारी को, पत्नी को तो अर्धांगिनी कहा जाता था, और जब बेटी घर में पैदा होती थी तो उसको हम लक्ष्मी ने हमारे घर में जन्म लिया है ऐसा हम कहते थे। बेटा पैदा होने पे तो केवल हम पेड़ा बांटते थे, मिठाई बांटते थे, लेकिन बेटी पैदा होने पर हम लक्ष्मी आने वाला आनंद, दिवाली दशहरे की बात करते थे। ऐसी खुशी इस देश में रही। यही देश है जहां पर दुनिया की पहली रानी हिंदुस्तान में बनी, और पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति से लेके तमाम चीजें भारत में हुई। अमेरिका अपने आप को इतना विकसित कहता है, अभी तक उस देश में महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। दुनिया के 150 से ज्यादा देश है जिन देशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महिला नहीं हुई है, जो अपने आप को बड़े प्रोग्रेसिव और आधुनिक कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में लाखों साल से हम नारी के सम्मान की बातें सुनते आए हैं। महाभारत और रामायण ये दो जो हुए, ये दोनों नारी के सम्मान के लिए हुए। लेकिन इतना बड़ा सम्मान और अर्धांगिनी होते हुए भी उसको कैसे नजरिया में फर्क आया? फर्क इसलिए आया कि इस देश में जो लुटेरे आए, जो मुगल आए, यवन आए, जो विभिन्न देशों से आने वाले लुटेरों के यहाँ पर महिलाओं के प्रति देखने का नजरिया केवल वासना का था, भोग का था। बलात्कार उनका एक रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय था। और भारत में नारी का जो सम्मान होता था, अगर आपकी पूरी संपत्ति कोई लुटेरा लूट कर चला जाए तो भी शायद वो व्यक्ति टूटता नहीं था अंदर से, लेकिन उसके सामने, आंखों के सामने जब उसके बेटी को उठाकर लेके जाते थे तो उनके अंदर का पुरुषार्थ, कितनी आत्महत्याएं इस कारण हुई है, हत्याएं हुई है कि उनकी बेटी को, बहुओं को उठाकर लेके गए। ये जो इस देश में आक्रमणकारी विदेशी आए, उनके बाद ये बात इस देश में शुरू हुई। हमारे यहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी, कभी भी नहीं थी, बुर्खा प्रथा तो सवाल ही नहीं थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो थोड़ा बहुत भी पर्दा प्रथा आई है, इसके पीछे का कारण ये विदेशी आक्रमणकारियों का महिलाओं के प्रति का नजरिया है। पिछली राष्ट्रपति ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर भी कहा था, और हम इतिहास से भी इसको जानते हैं। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। हाँ हाँ सुरेश जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हमारे देश में एक चीज बहुत चीज चल रही है कि हमारे यहाँ पे बेटी की शादी होने के बाद में बेटी विदा होती है, बेटे के यहाँ जाती है, ठीक है ना। अगर इस चीज को उल्टा कर दिया है तो बेटी की इज्जत अपना बढ़ जाएगी, क्योंकि बेटी जब जो है बेटी के घर में उसका पति जाएगा और वहाँ पे बेटी अपने घर में रहेगी। ऐसा देश के कई राज्यों में है जी। मैं सभी हमारे हिंदुस्तान के 5 से ज्यादा राज्यों में और करीब 40 से ज्यादा जनजातियों में यह प्रथा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर भी महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदला है। ये बात दृष्टिकोण की है, व्यवस्था की नहीं है। व्यवस्था तो हमारा परिवार व्यवस्था सबसे अच्छी है। दुनिया की आदर्शतम परिवार व्यवस्था अगर कहीं पर है तो हिंदुस्तान में है। बात व्यवस्था की नहीं, नजरिए की है। ये नजरिया बदला क्यों, इस पर चिंतन करना ज्यादा जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी बोलिए। हेलो। हाँ। मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, भारत विकास परिषद। हाँ। और एक सुझाव जो अभी एक कानून ने दिया था, सर्वजातीय सामूहिक विवाह, तो 14 फरवरी को कानपुर में जेके धर्मशाला में भारत विकास परिषद से सामूहिक विवाह 21 जोड़ों का हम लोग करवा रहे हैं। वाह, धन्यवाद, आपका अभिनंदन ऐसा करने के लिए। और दुनिया भारत में अगर ऐसी कोई संस्था करती है तो हम उनके आभारी, और उनके इस उपक्रम को हम प्रसिद्धि भी देंगे। हमें शिक्षित बहू हो तो आपत्ति कम है, ऐसा क्यों? क्या फायदा है सब फ्रिज का? कितना पुराना हो गया है फ्रिज। तू भी तो देख रही है, कहती क्यों नहीं है अपने बाबूजी से? अभी पिछले महीने ही तो सिलाई का मशीन आया था ना। अरे तो तुम्हें भी तो हर महीने संभाल रहे हैं ना हम। तो क्या हर महीना EMI देना पड़ेगा?
वो क्या होता है भाई? EMI यानी कि इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट, अच्छा तो हिंदी में बोलो ना, काहे नहीं देना पड़ेगा भाई? फिर तो क्लियर है। का इंस्टॉलमेंट तो खरीदी हुई चीज पर देते हैं ना। हाँ तो मतलब ये हुआ बाबूजी ने खरीद लिया है आपके बेटे को। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। वास्तविक हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? घर में काम करने वाली, प्रोफेशनल करियर बनाने वाली या घर की आवश्यकता के लिए हाथ बटाने के लिए काम करने वाली महिलाओं का तो सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन अपने घर में रहकर अपने, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सोच है, जो हमारी मान्यता है और जो हमारे समाज का विकास निरंतर बनाए रखती है, उसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो घर में रहकर अपना सब कुछ व्यक्तिगत करियर के बजाय पूरे परिवार के करियर को देखने के लिए घर में रहकर अपने अगले पीढ़ी को, अपने पति को, अपने ससुर को अपना पूरा समय देकर उनके जीवन को और आसान बनाने का काम करने वाली महिला भी उतनी ही महान है, बल्कि ज़्यादा महान है, जो प्रोफेशनल काम करके घर में कुछ पैसे लाती है, क्योंकि वो अपने भावनाओं पर, उम्मीदों पर, अपनी आशाओं पर और अपने व्यक्तिगत करियर पर, और कभी बुरी स्थिति अगर जीवन में आ जाए तो उन संभावनाओं को स्वीकारते हुए भी घर में रहती है। हमारे यहाँ पर हमने कितने ज़्यादा पैसे अगले पीढ़ी को कमा कर दिए, इस पर व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है। उन माँ बाप का ज़्यादा सम्मान होता है जिन्होंने अच्छे बच्चे समाज को दिए, अच्छे पैसे देने वाले का नहीं होता है, बल्कि जो अच्छा पैसा देकर जाने का प्रयास करते हैं वो अगली पीढ़ी बिगड़ी हुई ही होती है, ये ज़्यादा देखा गया है। और अगर हम अच्छे बच्चे देकर जाएंगे तो हम ज़्यादा सम्मान के पात्र रहेंगे और समाज ने भी ज़्यादा पैसे कमाने वाले से ज़्यादा अच्छे बच्चे समाज को देने वाले का सम्मान करना चाहिए। इंदु जी के पास चलती। इंदु जी, समाज में जो मान्यताएं हैं, जो समय के साथ बदली है, उनको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। उस दिशा में उतना काम होता नहीं दिख रहा है। समाज के साथ जो मान्यताएं हैं उनको पुनः स्थापित करने की जरूरत सुरेश जी नहीं है। ज़रूरत इस वक्त है कि हम पुरानी विचारधारा को नई विचारधारा के साथ समन्वय के साथ आगे लेकर चलें और समाज में होने वाले नए परिप्रेक्ष्य में जो हमारे नए विचारधारा के साथ हम नई तरफ जा रहे हैं, हम उस तरह अपने बड़े बूढ़ों को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, सबको दोनों हाथ से पकड़कर हम आगे चलें और हम ये बताएं, मैं आगे आने वाली महिला हूँ, मुझे आप दोनों का साथ चाहिए, अपने बड़ों का भी साथ चाहिए, अपने छोटों का भी साथ चाहिए। जब हम समाज में दोनों हाथ से दोनों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ऐसी शंका अपने आप में निराधार, निरामूल मालूम होती है कि समाज मेरे साथ में नहीं है। आप किसी भी चीज़ को बार बार चोट करेंगे, आप यकीन मानिए वो टूट जाएगी। हमें अपनी पुरानी मान्यताओं में से पुरानी चीजों को हटा देना चाहिए। नहीं, हम देखिए, एक गलत रूढ़ी, परंपरा और मान्यता दोनों अलग चीजें हैं जी। आप मान्यताओं को मत हटाइए, जो गलत रूढ़ी परंपरा आई है उनको हटाइए जी, ये ध्यान रखिए। माँ, हम केवल पुराना है इसलिए खराब है, इस भावना को, ये जो रिबेल मानसिकता हमारे मन में भरी गई है ना, इसको भी समझना और दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी है। जी, मैं यही कह रही हूँ, हमारी पुरानी मान्यताओं को हमें अपने साथ में लेके चलना है। यानी कि अगर हम अपने ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो ये हमारी पुरानी मान्यता है, उसको साथ में लेकर ही चलना है, पूरे परिवार को लेके ही चलना है। उसमें से कुछ कितना सम्मान है नारी का, इंदु जी, कितना सम्मान है हिंदुस्तान में। अगर उसके पति भगवान की पूजा करते हैं तो पूरा 50% पुण्य उसको जाता है, पूरा जाता है। उसको अर्धांगिनी कहा गया है और यह कहा जाता है कि हर यशस्वी पुरुष के पीछे एक उसकी पत्नी महिला है। यह हिंदुस्तान की मान्यता है। इतनी मान्यताएं जब उसको मिलती है ना, उसके बगैर पूजा नहीं हो सकती, तो उसको करियर करने की जरूरत नहीं महसूस होती। करियर करने की जरूरत तब ज्यादा महसूस होती है जब उसको लगता है कि अगर पति छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, पति चला जाएगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा। ये जो हमने गलत स्थिति निर्माण की है, इस स्थिति का ये परिणाम है। आज मैं अपने दिल से एक आपके चैनल से बात करना चाहती हूँ कि ये कह देना कि पति पूजा करता है और पत्नी को 50% मिल जाता है, आप पूजा में बैठोगे तो 50% मुझे मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है,
ये कौन से धर्मशास्त्र में लिखा, धर्म किसने बनाया, शास्त्र किसने बनाया? देखिए, आप आपका नॉलेज और आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर अतिक्रमण मत करिए। आप एक एनजीओ चलाती है, वहीं तक रहिए। आप उन मान्यताओं के खिलाफ नहीं बोल सकती जिसके लिए ऋषि मुनियों ने बहुत तपश्चर्या करके हजारों सालों के समाज जीवन को डेवलप किया है। इसलिए जरा माफ करिए, मैं कभी ये शब्द यूज नहीं करता, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र का मर्यादा का उल्लंघन मत करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलूं? बोलिए। हाँ, मैं पूना से राजेश पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं पूना से राजेश पांडे बोल रहा हूँ। हाँ, हरिओम। बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो फिल्म में और इसमें सीरियल में बेटियों के बारे में गलत गलत सीन दिखाते हैं, वो बैन किया जाए। और जो बड़े बड़े बिल्कुल, धन्यवाद, बड़ी अच्छी सूचना है आपकी। आजकल अगर आप चॉकलेट के विज्ञापन से लेके मोटर बाइक हो, कार हो, या किसी भी प्रकार का विज्ञापन हो, सुई से लेके हवाई जहाज के विज्ञापन में लड़की चाहिए, और वो लड़की सम्मान के लिए नहीं, आकर्षण के लिए। ये जो बाजारवाद है, सीरियलों में आपस में इतना लड़ाया और भिड़ाया जाता है, ऐसे करने वालों के व्यक्तिगत जीवन में भी क्या होता है हम देख रहे। इंद्रानी के केस में ऐसे इस देश में अपना यह क्या होता है, किसी भी देश को अगर आपको गुलाम बनाना है मन से, और अपना बिजनेस और अपने धर्म को उस देश में बढ़ाना है, तो वहाँ की संस्कृति को हिलाना पड़ता है। और जब आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दीजिए। और इसलिए डीकल्चरलाइज, वहाँ के समाज के मान्यताओं को, संस्कृति को हिलाकर ढीला करने का काम किया जाता है। फिर अपने उत्पादकों को, विचारों को वहाँ परोसना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए ऐसे कुछ चीज़ों के हमारे देश में किया जा रहा है, और उसका हमने विरोध करना चाहिए। हम परिणाम देखते हैं कि अगर हम नहीं सुधरे तो क्या परिणाम होंगे। महिला पुरुष अनुपात गड़बड़ा जाएगा। देश में पुरुष और महिला अनुपात पहले से खराब है, अब स्थिति और खतरनाक हो गई है। कुछ प्रदेशों में महिला पुरुष अनुपात कम होने की वजह से कई अपराध शुरू हो गए। सृष्टि का संतुलन खराब होगा। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो बनाने वाले ने पुरुष और महिलाओं को समान रूप से बनाया, लेकिन हमने बनाने वाले के कार्य में ही दखल देना शुरू कर दिया। परिवारों में आदर्श खत्म हो जाएंगे। माँ परिवारों को सबसे अच्छे से संभालती है। बच्चों में आदर्श माँ की देन होते हैं। माँ ही एक बच्चे को सही तरीके से समझ सकती है, लेकिन हम बेटी को माँ बनने से पहले ही मार रहे हैं। लड़के कुंवारे रह जाएंगे। जब बेटियां ही नहीं होंगी तो शादी किससे करेंगे? इससे कई तरह के अपराध और बीमारियां समाज में पनपने लगेंगी। लड़का लड़के के साथ होमोसेक्सुअल होने लगेंगे। इससे कई बीमारियां बढ़ेंगी। बेटियां समाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आज कई माँ बाप बेटी को पढ़ाने से पहले 50 बार सोचते हैं, क्योंकि उनका मानना है बेटी तो पराए घर की होती है, हमें कौन सा कमा कर खिलाएगी। लेकिन कितनी बेटियां ऐसी हैं जो दो दो घरों को कमा कर खिला रही हैं, इसकी ओर कोई नहीं देखता। आज के विषय को, बड़ा व्यापक विषय को कम शब्दों में, कम समय में आपके सामने रखने के लिए हमने कुछ विज्ञापनों का सहारा लिया है। और एक ऐसा विज्ञापन जिसको आज ना दिखाने से शायद अधूरापन रह जाएगा, उसको दिखाते हैं। मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी,
तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। काश इस सास की तरह सारे समाज के महिला मन के ऊपर परिणाम हो और यही स्थिति पैदा हो कि हॉस्पिटल तक जाने की नौबत नहीं, अगर कोई पहुंचता भी है तो वो उस बेटी के जन्म के लिए पीछे जाए, घर पे जाए और उसके जन्म की स्वागत की तैयारी करे। आज के बिंदास से यही प्रयास हमारा है कि हम इसके महत्व को समझें। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो क्या परिणाम होगा इसको समझे, हम उपाय की दिशा में आगे बढ़े। ज़रूरत है इस विषय पर निर्णायक उपाय करने की, जड़ों की तरफ जाने की। हमारी जड़ें हमें बहुत मजबूती का खाद पानी देती है, लेकिन हम अगर विदेश के उपायों से भारत के पेड़ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो शायद ये कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि जितना सम्मान हिंदुस्तान में नारी को रहा है, दुनिया में वो स्थिति कहीं पर भी कभी भी नहीं आई है। हमें अपने उस स्थिति की तरफ लौटना है, अपने जड़ों की तरफ लौटना है। ये वटवृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा। हमारे साथ इंदु जी जुड़ी है, मैं आपका आभारी हूँ कि आप आई कार्यक्रम में आई। हमारे साथ तमाम कॉलर जो जुड़े हैं उनका भी मैं आभारी हूँ कि आपने समय निकाला इस कार्यक्रम में और आज के इस चिंतन के, मनन के और एक अच्छे मंथन के विषय में कॉलर ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरे पास बताया जा रहा है कंट्रोल रूम से कि आज की कॉलरों की संख्या सामान्यतः अगर अग्रेसिव जो कार्यक्रम होता है उससे 1.5 गुना भी ज़्यादा है। इसका मतलब इस महत्व को हम समझ रहे हैं, जिसको हम समझे हैं। आशा करता हूँ कि उसको हम जीवन में भी उतारेंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद। कोई चेहरा है कोमल